सर। स्टार्टेड, ओके सर। Good morning, sir. Good morning, good afternoon to all of you. Okay, Shawnita, good morning. Okay, sir. Good morning, sir, सबको। सर हम लोग ना इनकम टैक्स क्लास कर रहे हैं और इनकम टैक्स में कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे अभी। और आपको कॉपी में नोट डाउन भी मैं करा रहा हूँ, तो आप एक बार कॉपी में लिखो। मैं ऑलरेडी आपको 11 स्टेप्स इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का, अगर आपके पास जब क्लास, देखो सर आप लोग कौन हो, आप लोग प्रोफेशनल्स हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, मतलब सीएमए हो, सीएस हो, तो आपके पास ना कंपनी के लिए जब आप काम करोगे तो कंपनी अपना टैक्स फाइलिंग आपको बोलेगा करने के लिए। एज वेल एज सबसे इंटरेस्टिंगली जब आप एक प्रैक्टिसिंग कंपनी के लिए काम करोगे, फार्म में काम करोगे, तो आपके फार्म में क्लाइंट आएगा सर, ठीक है। तो क्लाइंट आके आपको बोलेगा कि सर हमारा इनकम टैक्स लाइबिलिटी क्या होगा, उसका पूरा कंप्लीट करके दो। तो ऑन दैट टाइम आपको ना स्टेप्स फॉलो करना है। तो डायरेक्टली देखो स्टेप तो तब याद आ जाएगा जब आप प्रैक्टिसिंग हो जाओगे, तब आपको सारा चीज नॉर्मली याद आ जाएगा, मतलब आप प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं होता है, एग्जाम क्लियर करना है, तब तक आपको स्टेप फॉलो करना है। तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। प्रॉपरली स्टेप को फॉलो करो और इनकम टैक्स में एक्सपर्ट बनो। समझ गए सर? प्रॉपरली स्टेप्स को फॉलो करो, इनकम टैक्स में एक्सपर्ट। सर ये तो कविता हो गया। हाँ सर ठीक है, कविता ही सही, पोएट्री ही सही। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट दिन मैंने आप लोगों को जितना स्टेप्स लिखाया था उसके आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। जस्ट लुक एट सम कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। इसके बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी कंप्लीट फ्लो चार्ट समझा दिया था, है ना सर? फ्लो चार्ट समझ में आ गया था। अब फ्लो चार्ट के बाद हम लोग स्टार्ट किए थे कि एक एक करके स्टेप्स, ठीक है, कितना स्टेप्स में अल्टीमेटली इनकम टैक्स कंप्यूटेशन हो सकता है, कितने स्टेप्स में अल्टीमेटली कंप्यूटेशन पॉसिबल हो पाता है, उसी के बारे में जानकारी लेना है और उसको लिखना है। तो मैं अगर आपको स्क्रीन शेयर हो चुका है ना, ये देखो सर, कंप्यूटर कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, जो ऑलरेडी आप लोग लास्ट क्लास में लिख चुके हो। इसमें इनकम टैक्स लिवाइड ऑन एसएससी's total income has to be computed as per provisions in the Income Tax Act 1961, ठीक है, as per provisions of 1961। तो जो provisions इनकम टैक्स को फॉलो करने के लिए चाहिए, जो प्रोविजंस इनकम टैक्स को फॉलो करने के लिए चाहिए, वो प्रोविजंस का पूरा लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसे कि आप लोग चेक करो, देखो स्टेप 1 में क्या था, मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, एक बार जस्ट मैं रिकॉल करा रहा हूँ आपको, आप लोग कॉपी में लिखे हो लेकिन मैं फिर भी एक बार बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है सर, रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है ना। रेसिडेंशियल स्टेटस में डिटेल्स में जिन लोगों का चैप्टर नहीं हुआ है, डोंट वरी, मैं कराऊंगा, ठीक है। एक एक इंडिविजुअली रेसिडेंशियल स्टेटस को भी जानना है। लेकिन इतना जानो कि अगर किसी का भी इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले उनका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करो कि भाई बंदा रेसिडेंट है कि नहीं। वो पर्टिकुलर इंसान जिसके बारे में आप रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हो, वो रेसिडेंट है कि नहीं, आर है कि आर नॉट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, ठीक है। इसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इवन हम लोग एक क्वेश्चन भी किए थे, है ना, लास्ट दिन एक क्वेश्चन भी किए थे ना, स्टार्टिंग में उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना। अच्छा, या फिर वो बंदा नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, माने इंडिया में उसका रेसिडेंशियल स्टेटस प्रूव नहीं होता। तो अगर वो इंडिया में रेसिडेंशियल स्टेटस प्रूव नहीं होता और अगर बंदे का इंडिया में कोई इनकम नहीं है तो फिर उसको इंडिया में टैक्स देने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इनकम किसी ना किसी तरह से इंडिया में कनेक्टेड हो जाता है तो उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो और नॉन रेसिडेंट को काफी सारा फैसिलिटीज नहीं मिलता है जो नॉर्मल रेसिडेंट को मिलता है। जैसे जो 2.5 लाख वाला फैसिलिटीज था, लास्ट दिन बोला था याद है सर, नॉर्मली 2,50,000 का जो छूट रहता है, मैंने अप टू 2.5 लाख तक आपको छूट है, वो नॉन रेजिडेंट को भी छूट है। लेकिन बहुत केस में ऐसा होता है ना कि 3 लाख, जैसे अगर किसी का एज 60 से 80 के बीच में है, किसी का एज 80 के अबव है, तो ऐसे केसेस में आप लोगों को मैं बोला था कि अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो आपके लिए ये फैसिलिटीज नहीं रहेगा, है ना। आपको 3 लाख वाला फैसिलिटीज, आपके केस में 5 लाख वाला फैसिलिटीज नहीं रहेगा। तो अब आपको सिर्फ 2.5 लाख वाला जो 2,50,000 का जितना एरिया है, बस उसी के अंदर आपको रहना पड़ेगा।
तो ऑब्वियस बात है सर, नॉन रेजिडेंट को सारा बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। अच्छा चलो, लिखना बाकी है, थोड़ा लिख लेते हैं। लिखना बाकी है, थोड़ा लिख लेते हैं। इस तरह से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, 7, 8, 9। फिर मैंने आपको ये देखो पूरा एकदम टैक्स चार्ट भी दिखा था। हाँ सर, टैक्स रेट का चार्ट। देखो सर, मैं इनकम टैक्स के साइट में विजिट किया था, आप लोगों को भी बताया था कि आप लोग भी विजिट करते रहना। ठीक है, क्योंकि आगे जाके जब आप लोग टैक्स का काम करोगे तो यहाँ पर अपना लॉगिन बना के, रजिस्टर बना के आपको यहीं पर काम करना है। किसी भी क्लाइंट का, खुद का, किसी कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे हो, ये पूरा साइट ही है आपका। यही ओरिजिनल साइट है जहाँ पर सारा खेल होगा। किसी का रिटर्न वेरीफाई करना है, किसी का आधार स्टेटस चेक करना है। हाँ सर, चलिए नहीं, थोड़ा सा इधर हो जा, थोड़ा सा इधर हो जा, हाँ, क्योंकि कार्ड हो जा रहा है, आई कांटेक्ट नहीं होगा। इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटस चेक करना, पैन चेक करना, ई पे टैक्स चेक करना, नो टैक्स पेमेंट स्टेटस, इंस्टेंट ई पैन, टीडीएस ऑन कैश विथड्रॉल, जितना भी टैक्स रिलेटेड मैटर है वो सब कुछ इसी मैंने साइट के थ्रू से होता है। अच्छा मैं चलो अभी वो सब तो आपको धीरे धीरे, रिटर्न फाइलिंग का चैप्टर आएगा ना सर। ठीक है, एक चैप्टर आएगा जहाँ पर मैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, जो प्रैक्टिकली ऐसे इंस्टीट्यूट की तरफ से भी सिखाया जाता है। सीएमए इंस्टीट्यूट, सी इंस्टीट्यूट सभी सिखाते हैं, सीएस वाले भी सिखाते हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराते हैं ना। तो जैसे तुम लोग सीएमए के केस में वो लोग इंस्टीट्यूट में एंटर करने के बाद एक ट्रेनिंग होता है। ठीक है, उसके उस वहां पर सिखाएगा। और एग्जाम देने से पहले सीएस के केस में एग्जीक्यूटिव के बाद एक ट्रेनिंग होता है, चार्टर्ड के केस में भी इंटरमीडिएट के बाद एक ट्रेनिंग। उसमें ये सारा चीज ऐसे भी सिखाया जाएगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है रिटर्न फाइलिंग का, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइलिंग का। ठीक है, तो आप लोग अगर नॉलेज रखोगे ना तो तब सॉफ्टवेयर में जो भी होगा फटाफट समझ जाओगे। लेकिन अगर नॉलेज नहीं है, जीरो लेवल में रहोगे तो जो भी समझाएगा ऊपर से जाएगा। ठीक है, इसीलिए अपना बेस को स्ट्रांग रखो सर। इवन जब कई बार क्या होता है कि आप कुछ दिन बाद किसी फार्म में ट्रेनिंग के लिए आपको मौका मिलता है, एज ए सीए ट्रेनिंग, एज ए सीएमए ट्रेनिंग, एज ए सीएस ट्रेनिंग। तो आप जिस भी कंपनी में ट्रेनिंग के लिए जाओगे, ठीक है, आर्टिकल असिस्टेंट के रूप में जाओगे, तो ऑब्वियस बात है कि वहां पर आपको हाथ पकड़ के कोई नहीं सिखाएगा। ऐसा नहीं कि आओ बेटा सिखाते हैं, ऐसा कोई नहीं करेगा। हाथ पकड़ के कोई भी वर्किंग एरिया में आपको कभी भी मौका नहीं मिलेगा। आप बोलोगे नहीं हम तो सीखने के लिए आए हैं, नहीं सर, आप जरूर बिल्कुल सीखने के लिए गए हो, बट वो आपको हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा। जैसे घर पे वो हाथ पकड़ के दो इंसान ही सिखा सकते हैं, वो घर का या बचपन वाला टीचर्स, घर में माँ पापा, या फिर आपका प्राइवेट ट्यूटर। और कोई हाथ पकड़ के दुनिया में कुछ भी नहीं सिखाते। ठीक है, और इतना कोई नहीं माथा खराब करेगा। इसलिए जो सीखने का मौका मिल रहा है अभी सीख लो, क्योंकि बाद में सीरियसली मौका नहीं मिलेगा। बाकी जो आप एक्सपीरियंस में और आप जो फार्म में या जिस कंपनी में काम करोगे, वहां पर आपके सीनियर के सामने रहते रहते जितना सीख पाओगे। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है सर, मतलब प्रॉब्लम क्या हो जाता है, अगर आपका बेस कच्चा रह जाएगा ना, तो आपका सीनियर आपको कितना भी अच्छा अच्छा चीज सिखा दे, आप सीख नहीं पाओगे। मैं आपको एकदम रियल फीलिंग्स बता रहा हूँ, ऐसी सिचुएशंस मैं फेस किया था। जो सब्जेक्ट में मेरा नॉलेज ठीक ठाक नहीं था, मैं जब ट्रेनिंग ले रहा था चार्टर्ड फार्म में, तो उस टाइम पे जब भी मेरा प्रिंसिपल मुझे कुछ भी कहता था ना, अगर उस चीज के ऊपर मेरा दखल नहीं है, मेरा नॉलेज नहीं है प्रॉपरली, तो मेरा पूरा हवा हो जाता था, मेरे को समझ में नहीं आता था, कान पूरा गर्म हो जाता था मेरा। गर्म होगा ना, कान क्यों गर्म होता है? नर्वसनेस से, टेंशन से। सर ने मानो बोल दिया कि सर प्रलय जी आपको ये करना है। ठीक है ना, तो प्रोफेशनल वर्ल्ड है तो नॉर्मली आप करके ही बात करेंगे, वहां पर एज मैटर नहीं करती। तो मानो मेरे फार्म, मैं दो चार फार्म में जॉब किया सर। तो स्टार्टिंग में तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, बाद में सेकंड थर्ड में तो एक्सपीरियंस हो गया था, तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक। स्टार्टिंग जो जॉब एक्सपीरियंस है बहुत खतरनाक जॉब एक्सपीरियंस। मेरे को बता रहे कि सर ये सारा का सारा अकाउंट मेंटेन करना है, फिर इसका रिपोर्ट फाइल करना है। तो रिपोर्ट फाइलिंग हम लोग फाइनल लेवल में करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, लेकिन फिर भी ना एक टेंशन हो रहा है, पता नहीं कि ठीक लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, पता नहीं कि ठीक ठाक से कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे।
हाँ सर, हाँ सर बिल्कुल। ठीक है, तो ये दिक्कत हो रहा था। तो स्टार्टिंग में तो जिस सब्जेक्ट में नॉलेज नहीं है, उस सब्जेक्ट में अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन कर दे बस, फिर आपको हाथ पकड़ के, बार बार बोल रहा हूँ, हाथ पकड़ के कोई नहीं सिखाएगा। तो जैसे आपको धीरे धीरे आपका नॉलेज बेस बनेगा, तो आप देखोगे कि जो भी बोलेगा ना, फिर उसको आप थोड़ा बहुत, उस टाइम पे इंटरनेट पे इतना था नहीं, ये और मुश्किल कि हाँ चलो थोड़ा बहुत घर पे देख लेते हैं, ऐसा कोई मौका नहीं। हवा में ही रहे हो, जब तक घूम फिर के जूता नहीं गिर जाता है, सीखने का कोई मौका नहीं। ऐसा नहीं कि थोड़ा यूट्यूब देख लेते हैं कि कुछ किसी ने कुछ इसके बारे में बताया कि नहीं बताया, ये सब फैसिलिटीज नहीं आप लोग के टाइम पे है, मजा उठाओ। तुम लोग का सीएस में ग्रुप 2 लेवल। अच्छा, देखो सर, नाउ क्वेश्चन क्या है सर, मैं आप लोगों को जो रिटर्न फाइलिंग के बारे में बात कर रहा था, सैलरीड पर्सन के लिए, ये देखो टैक्स स्लैब्स देख रहे हैं सर, ये देखो। अच्छा, ये ITR 1 वगैरह बाद में बताएंगे, मतलब किस काम के लिए कौन सा फॉर्म लगता है, ठीक है, और आगे आएंगे सर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के। बट मैं जस्ट अभी टैक्स चार्ट दिखा रहा था, आ गया भाई, टैक्स स्लैब्स ही है, ये रहा, ये देखो जो मैं लास्ट दिन आप लोगों को लिखा भी था, है ना, कि अप टू 2,50,000, है ना, अप टू 2,50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, अब 10 लाख, देख रहे हैं सर। तो ये मैं आपको बता दिया था, और इसके एज के बारे में भी बता दिया था। यहाँ पर एज का, यहाँ पर एज का भी दिया है सर, लेकिन देखो अलग अलग करके, देखो क्या लिखा है, ये देखो, फॉर इंडिविजुअल लेस देन 60 ईयर्स, देख रहे हैं सर, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, क्या लिखता है, फॉर इंडिविजुअल greater than 60 ईयर्स, दिख रहा है, फिर फॉर इंडिविजुअल greater than 80 ईयर्स, दिख रहा है ना, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लिखा के रखा। अब आगे क्या करना है, आगे का कहानी क्या है सर, 115 BSc आज मैं आपको बताऊंगा, मैंने एटलीस्ट आज मैं लिखा दूंगा आपको, और क्वेश्चन आएगा तो वो भी डील करूँ। 115 BSc बार बार आता रहता है, कि 115 BSc क्या है, क्या है, क्या है, जान लेना सर। तो हम लोग आज फर्दर स्टेप्स में जाएंगे। स्टेप 10 में साढ़े जन रिबेट के बारे में बात हो चुका था। हाँ, कि जब आपका इनकम ज्यादा होगा तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, है ना, 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर, ठीक है, 1 करोड़ से नीचे 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से नीचे या 5 5 करोड़ तक, ठीक है, 2 करोड़ के ऊपर एंड 5 करोड़ से नीचे 25%, एंड 5 करोड़ के ऊपर का अगर किसी का इनकम हो जाता है तो 37% ऑफ इनकम टैक्स उनको 4.5 देना पड़ता है। और फिर मैंने आपको रिबेट भी दिया, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट क्या करते हैं, प्रोग्रेसिव सिस्टम में टैक्स लेता है, प्रोग्रेसिव माने जिनके पास ज्यादा है उनसे और ले लो, और जिनके पास कम है उनको और बेनिफिट दे दो, ठीक है, ये इंडियन इंडियन सिस्टम है। दुनिया का हर कंट्री सिमिलर सिस्टम पे नहीं चलता है, पर हमारा कंट्री ऐसे सिस्टम पे चलता है। अच्छा, फिर मैंने आपको टोटल टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने का सिस्टम भी बता दिया था। स्टेप 12, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ AMT, एंड स्टेप 13, एग्जामिन वेदर और नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BSc फॉर अवॉइडिंग, सर फॉर अवेलिंग कमर्शियल टैक्स स्लैब रेट, ठीक है, अब ये चर्चा होगा सर, सेक्शन 12, स्टेप 12 में एंड स्टेप 13 में चर्चा होगा, ठीक है, स्टेप 15 तक है। चलो, ओके, प्रिया समझ में आ रहा है ना, याद आया कि नहीं, समन्विता, हाँ सर, इस प्रिया बुझते पाচ্ছিস কি পাচ্ছিস না? अच्छा, स्टेप 12 होगा ना सर, स्टेप 12 में लिखो, এটা কানেক্টেড আছে কি নেই, কি আওয়াজ আসছে না, আমার আওয়াজ আসছে তো ওখানে শোনা যাচ্ছে, ओके ओके ठीक है सर, पेज कनेक्टेड আছে, ठीक, थोड़ा सा बीच बीच में ना साउंड दे दिया करो, नहीं तो ना कभी कभी क्या लगता है कि शायद कनेक्शन टूट गया है, फिर रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो जाता है, जो लोग रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठा रहता है ना सर, जैसे ही क्लास खत्म होगा मैसेज आएगा, सर रिकॉर्डिंग भेजो, सर रिकॉर्डिंग भेजो।
फिर जैसे मैम के क्लास में मैम को थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल इश्यूज है, मैंने मैम उतना समझ नहीं पाते, तो कभी कभी ऐसा होता है, तो देखना रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ और मैम को पता भी नहीं चला, फिर मैम चिंता में पड़ जाता है। अब 2 घंटा का एक रिकॉर्डिंग कहाँ से आएगा बोलो, बहुत चिंता हो जाता है। मैं क्या है ना, मुझे पता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हूँ, मैम थोड़ा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है। ये मैम का बचपन से टेक्नोलॉजी के साथ पता नहीं मैम एट पार नहीं हो पाता। तो एग्जामिन दी एप्लीकेबिलिटी ऑफ AMT। सर क्या है ये AMT? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। किसे देना है, क्यों देना है, समझाता हूँ, पहले लिख लो सर। कहता है सर एनी पर्सन अदर देन अ कंपनी who has claimed deduction under section 10AA, under section 10AA or under section 35AD, under section 35AD। नॉर्मली ये PGBP का सेक्शन है सर, है ना। 35AD PGBP का सेक्शन है, और सेक्शन 10 जो है वो डिडक्शन वाला एक कॉन्सेप्ट होता है। मैंने इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, मैंने कुछ इनकम ऐसे होते हैं जो टोटल इनकम के अंदर नहीं आते, तो सेक्शन 10 उसके अंदर बात करता है। मैं बात करूंगा इस चैप्टर के ऊपर भी स्पेसिफिक बात करूंगा। तो एनी पर्सन अदर देन ए कंपनी हु हैज क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 डबल ए और अंडर सेक्शन 35 AD और सेक्शन 80 डबल जे डबल ए, 80 डबल जे डबल ए और 80 QQB और 80 और नहीं एंड 80 RRB, सेक्शन 80 का सब सेक्शन है, ठीक है। वुड सब्जेक्ट टू AMT, वुड सब्जेक्ट टू, मैंने बेसिकली गवर्नमेंट कहता है कि भाई अगर आप डिडक्शंस लेके मानो एज पर डिडक्शंस सेक्शन 10 डबल ए, सेक्शन 35 AD, 80 डबल जे डबल ए, 80 QQB, 80 RRB, RRR नहीं RRB, RRR तो मूवी का नाम है, ठीक है। 80 RRB, ठीक है, 80 QQB, 80 RRB, इसके तहत अगर कोई डिडक्शन ले लेता है कोई भी सेक्शन के ऊपर बेस करके, मैं डिटेल्स में बाद में बात करता हूँ कि एक एक सेक्शन में बात कर लूंगा। ऐसे PGB में सेक्शन 35 AD में मैंने बात कर ही दिया था ना, और सेक्शन 10 का चैप्टर में 10 डबल ए में बोलूंगा, और 80 जे डबल ए, 80 QQB, ये सब सेक्शन 80 रिलेटेड टॉपिक है। मैं आगे आता हूँ। बेसिकली इतना समझो, ये सारा सेक्शन डिडक्शंस का सेक्शन, डिडक्शंस माने आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम होगा, आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम होगा, ग्रॉस टोटल इनकम से आपको डिडक्शन होगा। देखो एक बात आपको मैं बार बार बताता हूँ, इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के टाइम पे जो फ्लो चार्ट मैंने आपको समझाया था, फ्लो चार्ट क्या है कि आप पहले रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करते हो, फिर आप क्या करते हो सर, 5 हेड्स है ना, आप ये सब हेड को आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, ईच एंड एवरी हेड के बेसिस में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट, और नॉट जस्ट दैट, पर हेड का एक डिडक्शन होता है। जैसे सिंपल तरीके से याद करने के लिए, जैसे आपको हाउस प्रॉपर्टी में 24 सेक्शन 24 अंडर सेक्शन 30% ऑफ NAV, या फिर जैसे मानो सैलरी में 50,000 का डिडक्शन सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 है। तो ये जो चैप्टर डिडक्शन या चैप्टर एग्जाम्पशन है, चैप्टर डिडक्शन या चैप्टर एग्जाम्पशन है, वो तो आपको पर चैप्टर का भी मिलता है, मैंने हर हेडिंग का एक एक डिडक्शन या एग्जाम्पशन मिलेगा। लेकिन जब आपका GTI कैलकुलेट हो जाता है, मैंने क्रॉस टोटल इनकम किसी इंडिविजुअल का कैलकुलेट हो जाता है, तो लास्ट में जाके आपको ये देखो, कंप्यूट GTI एंड लेस डिडक्शन फ्रॉम GTI अंडर चैप्टर 6 से, जो बेसिकली 80C से लेके 80U तक पूरा फैला हुआ है,
डिडक्शन का चैप्टर कहते हैं। जिनका हो चुका है उसको थोड़ा बहुत आइडिया तो अच्छे से है ही, जिनको एकदम नहीं पता डोंट वरी, ये चर्चा फिर से हो जाएगा कभी नहीं। ना क्वेश्चन यही है कि सर ये जो 80C से 80U हो गया, इसके तहत डिडक्शन पाने के बाद बंदे का टोटल इनकम बनता है, फिर इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी। अगर ये सब कुछ करने के बाद इनकम 2.5 लाख क्रॉस कर गया, 5 लाख क्रॉस कर गया, 10 लाख क्रॉस कर गया, फिर सरकार के घर में टैक्स जाएगा। समझ गए नहीं सर? और अगर इनकम लाइफ मैंने टैक्स स्लैब क्रॉस नहीं करता है, टैक्स नहीं देना है, और अगर 2.5 लाख भी क्रॉस नहीं करता है, नहीं देना है। इतना सीधा नहीं है इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट, डायरेक्टली इतना कमा लो इतना दे दो, ऐसा नहीं है। नहीं 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 सर, आपके बैंक में जो पैसा है वो आपका अर्निंग है, ठीक है। अब अगर मानो आपके बैंक में 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख टका है, ठीक है, लेकिन मानो आप एनुअल एक रिटर्न फाइल करते हो, ठीक है, आप एक एनुअल रिटर्न फाइल करते हो, तो अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो गवर्नमेंट को पता है कि आपका एनुअल इनकम कितना जा रहा है, ठीक है। और मानो कि अगर आपका रिटर्न फाइल नहीं हो रहा और आपके बैंक अकाउंट में अभी 2-3 लाख 5 लाख तक नो इशू सर, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। बट कभी आपका इनकम अगर 10 लाख क्रॉस कर रहा है, ठीक है, 5 लाख से ऊपर जा रहा है, तो गवर्नमेंट उसको ट्रैक करेगा। अच्छा, हो सकता है कि आपका सेविंग्स अकाउंट है और सेविंग्स अकाउंट में आपने 5 लाख 3 साल 4 साल से जमा किए हैं, हो ही सकता है, तो वो तो बैंक को पता होता है। तो उसमें बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ बैंक का कनेक्शन रहता है। अगर किसी के भी बैंक में 5 लाख से ज्यादा एक सडन टाइम पे जमा होता है ना, तो उसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंक बेसिकली अलर्ट कर देता है इनकम टैक्स कि इनके अकाउंट में अचानक से 5 लाख आ जाए। कहाँ से आया? तो अगर बैंक आपसे प्रूफ मांगता है कि इतना पैसा कहाँ से दिए, क्या सोर्स है, क्या इसका मैंने आपने कोई ठोस सोर्स से पैसा कमाया कि नहीं कमाया, क्या उसने टैक्स दिया कि नहीं दिया, गवर्नमेंट का क्लियरेंस है कि नहीं है, पूछताछ हो सकता है। हाँ हाँ होता है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, अगर आपका प्रॉपर मानो कि कोई भी शहर में आपका जमीन है, ठीक है, छोटा शहर हो या बड़ा शहर, या हम लोग कैपिटल गेन में पढ़े हैं सब, ठीक है, ये कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप मानो आपका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बेच रहे हो, चाहे लैंड बेच रहे हो, चाहे बिल्डिंग बेच रहे हो, ठीक है, चाहे घर पे सोना दाना है उसको बेच रहे हो, बेच के आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। जमीन बेच के मानो किसी को 30 लाख अचानक से आया, 30 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स होता है 20%, यानी 6 लाख, ये गवर्नमेंट लेगा। ये गवर्नमेंट लेगा, बाकी तुम्हारा। बाकी इसमें भी इधर उधर का सिस्टम है, 30 लाख डायरेक्टली नहीं होता है, उसमें भी माइनस करने का मौका होता है, इतना नहीं होगा, इससे कम ही होगा, ठीक है। तो क्योंकि जमीन तुमने कब खरीदा था, मैंने बेसिकली प्रॉफिट के ऊपर होता है, 30 लाख के जमीन के ऊपर नहीं होता, जमीन का दाम क्या था जब तुमने लिया था, जब तुम बेच रहे हो तब कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट होता है। वो कैपिटल गेन में हम लोग बताते हैं ना, मैं माना कि 30 लाख प्रॉफिट है, मैंने यहाँ पर कैपिटल गेन को ही 30 लाख, तो उसके ऊपर आपको 20% देना है, उसमें भी कुछ डिडक्शन मिल जाते हैं, तो ये कम ही होगा पर देना पड़ता है। जैसे रिसेंटली मेरे एक रिलेटिव के केस में ऐसा हुआ है, गांव में जमीन बेचा है, तो नॉर्मली गांव का जमीन बेचने से टैक्स नहीं होता है, विलेज एरिया में जमीन होने से उसको बेचने से टैक्स नहीं होता है, वो टैक्स फ्री है, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड एक्सेम्प्टेड होता है, ठीक है, वो कैपिटल एसेट नहीं। ये सब हम लोग कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है कि वो जो रिलेटिव है वो कोलकाता में रहता है, ठीक है, तो गांव में जमीन बेचा, तो नॉर्मली क्या होता है कि वो डायरेक्टली वहां पर उनका हक है, ठीक है, बेसिकली घर का बेटी है, समझ रहे हो सर, काफी पुराने दिन में शादी हो गया था, अब घर का लड़का लोग पुराना जमीन जमान बेचा है, अब सबको बोला है कि हाँ जमीन बिक रहा है, कि आप लोग भी अपना अपना हिस्सा लेंगे, जितना होता है आप लोग ले लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत लड़का लोग तो अपना रखेगा ही, क्योंकि वही लोग मेंटेन करता है, और कितना पुराना बात है, ये लोग भी शादी होगी, मरने का टाइम आ गया, ठीक है। तो फिर भी थोड़ा सा एक गिफ्ट की तरह कि पापा का जमीन बिका है तो सबको थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। तो ये लोग भी एकदम लगे हाथ चले गए पैसा लेने के लिए, ठीक है। जैसे ही पैसा मिला तो बोला कि हम हाथ में कैश नहीं लेंगे, डायरेक्टली बैंक में लेंगे।
अब गांव का जमीन है, गांव का जिन लोगों का अकाउंट है जमा पड़ा, बैंक को पता लगा कैसे हुआ नहीं हुआ, बोल दिया, मैटर समझ गया। प्रूफ भी है ना पेपर्स में। इनके पास कोई प्रूफ वगैरह नहीं था, इनका पूरा पैसा रोक दिया बैंक। 25 लाख 30 लाख के आसपास का अमाउंट। अब ये डायरेक्टली बैंक में दिया है, अब कोलकाता के बैंक बोल रहे कि भाई उनको क्या पता कौन से गांव में किसका क्या जमीन। ये बोल रहे आपके अकाउंट में 25 लाख कहाँ से हम लोग रिलीज नहीं करें। फिर इसके लिए इन लोगों को डॉक्यूमेंट के लिए भागना पड़ेगा। अब क्या है ना, फैमिली के साथ वो रिश्ता होने से तब ना इनको डॉक्यूमेंट मिलेगा, इनको तो बस पैसा से मतलब था। जमीनी लड़ाई तो ये लोग नहीं लड़ा था ना सर, कोर्ट केस चल रहा था। समझ रहे हो बात मेरा? ठीक है। अब ये लोग अगर जमीन का वो पेपर जमा करता तो शायद इनको एग्जेम्प्टेड हो जाता, शायद नहीं बिल्कुल हो जाता। लेकिन ये लोग जमा करने के लिए तो कुछ मेहनत किया ही नहीं, प्रूफ दे नहीं पाया, तो बैंक चुपचाप 30 लाख पे 20% काटा और बाकी पैसा दिया। और फिर रोना चालू कर दिए लोग, बैंक ने इतना ले लिया, कुछ नॉलेज नहीं है ना। रिसेंट सिचुएशन, बैंक ने रोक दिया। तो ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, समझा कर। तो मैं जो बात आपको कर रहा था कि दैट इज, मानो कि आपका जब टैक्स लायबिलिटी बन रहा है, अगर आप चैप्टर हेडिंग में डिडक्शन ले रहे हो, सेक्शन 10 में एक अलग से डिडक्शन होता है कुछ बिजनेस के लिए, ठीक है, जब अलग से मैं डिस्कस करूंगा इसको। और 80C से 80U में भी एक डिडक्शन का एरिया होता है, जिसमें जीटीआई बनने के बाद आपको अलग अलग डिडक्शन मिलता है। जैसे आप लोगों को पता है, काफी लोगों को नॉलेज होगा, एलआईसी में प्रीमियम भरते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस में पैसा भरते हैं, गवर्नमेंट को डोनेशन करते हैं, मंदिर मस्जिद ट्रस्ट को डोनेट करते हैं, ऐसे बहुत केस में आपको डिडक्शन मिलता है ना। तो सब करने के बाद आपका मानो टैक्स लायबिलिटी कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा, क्योंकि आपने इतना डिडक्शन जो ली। गवर्नमेंट कहता है ये जो गवर्नमेंट कहता है ये जो डिडक्शन का एरिया है, गवर्नमेंट कहते हैं एएमटी, हम लोग जो पॉइंट लिखना चालू किए, गवर्नमेंट कहता है कि भाई अगर सारा चीज आप लोग ऐसे एग्जेम्प्टेड कर लोगे मेरे रूल को यूज करके, तो फिर हमको क्या मिलेगा? मतलब तुमको इतना बेनिफिट दे के हमको क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। तो गवर्नमेंट तब बोलता है कि बाबा जी का ठुल्लू से तो मेरा नहीं चलेगा ना। आप लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, और आप लोग अगर सारा पैसा ऐसा डिडक्शन करके ले लोगे, तो फिर हमको क्या मिला? तेरे प्यार में हमको क्या मिला? बाबा जी का टुल्लू। तो समझा करो सर, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग में आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो तब वो बता रहे हैं कि वुड बी, लिखो सर, वुड बी सब्जेक्ट टू एएमटी। एएमटी माने अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। आगे लिखो, फिर कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा सर, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स कैसे देना है, कितना देना है, आई विल डिस्कस द प्रोविजंस of AMT code. However, not be applicable to an individual लिख लो, फिर समझाएंगे सर। लिख लिया? लिखा ना? to an individual each web। हाँ बोलो सर, कोई कुछ कह रहा है? हाँ प्रिया बोल, प्रिया কিছু বলছিস বোধহয়, কি লেখা হয়নি? না স্যার লেখা হয়নি। ব্যাক করবো তো? নে, লেখ। हाँ कर दो। applicable to an individual হয়েছে? কি রে লিখে নিয়েছিস? হ্যাঁ স্যার। an individual HUF, ठीक है। ये लोग कौन होते हैं आप लोगों को पता है? पर्सन है ना सर? हाँ, एओपी कौन है ये लोग? इनकम टैक्स में पर्सन कहलाता है ना सर, बीवाइज, ठीक है। वेदर
incorporated, whether incorporated or not, or artificial juridical person, artificial juridical person, if the adjusted total income if the adjusted total income of such person does not exceed 20 lakh. पहले लिखो, बाद में सब प्रैक्टिकल कराऊंगा, अभी चिंता ना करो ज्यादा कि सर क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको एक्चुअली स्टेप एक बार कंप्लीट करा दूं, फिर जैसे क्वेश्चन लेना स्टार्ट करूंगा तब ये क्वेश्चन भी डील करूंगा, ठीक है सर? तो जस्ट मैं एक बार कंप्लीट करा दूं ये चीज को, मैंने नहीं तो स्टेप्स क्या हो जाएगा ना, वो छूट जाएगा। अच्छा, फिर आता है सर कंप्यूट ए एम टी। ठीक है, कंप्यूट ए एम टी, कंप्यूट ए एम टी, इसका रेट है सर 18.5%, 18.5% इन केस ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन केस ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी 15%, नॉर्मल केस में 18.5%, और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा तो उसके केस में 15%। ठीक है, ये रेट है कंप्यूट एएमटी 8.5, बेसिकली 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल। अब एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको प्रैक्टिकल करा के बताऊंगा। एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो कंप्यूट एएमटी 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम लिखा सर। प्लस इसमें क्या करना है, प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल होगा तो ही देना है, इफ एप्लीकेबल। सरचार्ज सरचार्ज सरचार्ज, सॉरी थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। सरचार्ज, सरचार्ज माने, बोलो सर सरचार्ज किसको लगता है? हाँ, 50 लाख के ऊपर जिनका इनकम चला जाता है तो सरचार्ज एप्लीकेबल होते हैं, इफ एप्लीकेबल। प्लस और क्या लग सकता है, HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना लगेगा एट द रेट ऑफ, ठीक है। और क्या आएगा सर, और नेक्स्ट लिखो इसी के अंदर एएमटी में ही चल रहा है सर, टैक्स इज लिवेबल at the rate 18.5%, एक सेकेंड, एक छोटा सा पॉइंट इसमें, इसको थोड़ा काटो, एक छोटा सा पॉइंट ऐड करो, करो कि सर इफ एएमटी यानी इफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स ग्रेटर देन टैक्स कंप्यूटेड, greater than tax computed as per regular provisions, as per regular provision, if AMT greater than, if AMT माने alternate minimum tax, अगर टैक्स कंप्यूटेड एज पर रेगुलर प्रोविजन से ज्यादा हो जाए, ठीक है, इफ एमटी ग्रेटर देन टैक्स कंप्यूटेड एज पर रेगुलर प्रोविजंस, एडजस्टेड टोटल इनकम, कॉमा देके लिखना, एडजस्टेड टोटल इनकम would be
deemed to be total income, deemed to be total income, to be deemed to be total income. और लिखिए प्लीज, टैक्स इज leviable अच्छा, आगे हम लोग कंप्यूट भी किए थे, फिर एमटी भी देखे थे। इसमें एक ही बात होगा, वहां पर हम लोग टैक्स को कंप्यूट कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग टैक्स को लिवाई करेंगे, लेवी मैंने लगा, ठीक है। तो एक ही बात करेंगे सर, टैक्स इज लिवाइबल एट द रेट 18.5%, ब्रैकेट में 15% इन केस ऑफ कोऑपरेटिव, $18.5% of adjusted total income plus surcharge if applicable, plus क्या, HEC माने हायर एजुकेशन, सॉरी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट, ठीक है। और भी बाकी है सर इसमें, फिर एक सिस्टम होगा सर इसमें, टैक्स credited to be, tax credit to be carry forward, tax credit to be carry forward, टैक्स क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड में सामने लेके जा सकते हैं, इक्वल्स टू कितना कर सकते हैं, एएमटी, एएमडी से माइनस होगा, एएमडी से माइनस होगा, हाँ बोलो सर, कैरी फॉरवर्ड, C/F कैरी फॉरवर्ड, C/F माने कैरी फॉरवर्ड, टैक्स क्रेडिट टू बी कैरी फॉरवर्ड इक्वल्स टू एएमटी, एएमटी माने अल्टरनेट मिनिमम टैक्स माइनस टैक्स कंप्यूटेड एज पर रेगुलर, टैक्स कंप्यूटेड एज पर रेगुलर प्रोविजंस, रेगुलर। जैसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे ना, ये पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा, पर जब तक नहीं करेंगे थोड़ा सा लगेगा कि क्या चल रहा है, समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं जस्ट आपको रूल को लिखा रहा हूँ, आपके कॉपी में होना चाहिए इसलिए। अच्छा, इसमें और एक काम करो, और एक पॉइंट है, बुलेट देके लिखो, इंडिविजुअल्स और ईच वेयर एक्सरसाइजिंग, मैंने जो भी इंडिविजुअल्स या एच इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC, मैंने ये वाला सेक्शन सर, ये वाला 115 BAC, ठीक है। जो भी इंडिविजुअल्स या हाफ माने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली 115 BAC यूज करेगा, 115 BAC का जो टैक्स स्लैब है इसको यूज करेगा, उनके बारे में क्या कहता है, उनके बारे में क्या कहता है, लिखो, individuals or HUFs exercising option under section 115 BAC and cooperative society and cooperative society exercising option अंडर सेक्शन 115 PAD उनके लिए होता है, आर नॉट लायबल टू AMT alternate minimum tax अंडर सेक्शन 115 JC। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कोई नॉर्मल कोई 115 BAC यूज कर रहा है, तो फिर उनको 115 BAD के तहत या 115 JC के तहत
AMT देना नहीं पड़े, नॉट लायबल टू AMT। ये था प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस में अभी भी दो चीज बाकी है, ठीक है। चलो पहले प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चन में जाएंगे, नहीं तो ना ये प्रोसेस बाकी रह जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों का मन का दशा समझ सकता हूँ कि सर ये जो भी हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये दशा को थोड़ा सा दूर करने में टाइम लगेगा। एक बार लिख ले, जो भी और बाकी पॉइंट्स है मैं एक बार लिखा देता हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, मुझे आपका मन का दशा समझ में आ रहा है कि सर चल क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, समझ आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। स्टेप 13, ये 12 हुआ ना, स्टेप 12 हो गया, अब स्टेप 13 में लिखो। बस एक बार मैं लिखा दूँ, हो गया। एग्जामिन वेदर whether or not to exercise the option under section 115 B A C for availing concessional tax slab rate, for availing concessional tax slab rate, tax slab rate। ठीक, examine whether or not to exercise the option under section 115 BAC for availing concessional tax slab rates। ओके, अब इसमें लिखना है सर, खत्म नहीं हुआ, लिख लो। As per section as per section 115 BAC के बारे में आप लोग काफी दिन से सुनते हो, क्या है सर 115 BAC, क्या है 115 BAC। हर क्वेश्चन में बोलता हूँ, लेकिन बोलता हूँ कि सर बाद में कराऊंगा, बाद में कराऊंगा, तब वो टाइम है। एज पर सेक्शन 115 BAC, इंडिविजुअल्स और HUFs, इंडिविजुअल और HUFs यानी हब्स, ठीक है, have an option to pay, have an option to pay tax in respect of their total income, in respect of their total income, in respect of their total income, other than income chargeable to tax at special rates, at special rates under chapter 12। इनकम टैक्स का चैप्टर है सर, ज्यादा प्रेशर मत लो। अंडर चैप्टर 12 at following concessional rates, at following concessional rate मैंने रेट में थोड़ा सा कंसेशन किया गया है, कंसेशनल रेट्स। इफ फुल स्टॉप देके लिखना, if they do not avail, if they do not avail certain exemption or deduction like LTC, long term capital gain, standard deduction under the head, standard deduction under the head salaries या फिर
इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन ऑन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्युपाइड माने जो कि जिस घर में हम लोग रहते हैं, लेट भाड़ा नहीं देते, उस घर के लोन पे इंटरेस्ट पे बेनिफिट मिलता है सर, ये हाउस प्रॉपर्टी सिखाते हैं हम लोग। तो इंटरेस्ट ऑन, ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन एक साथ लग रहा है ना, ये एक साथ नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन, ठीक है, ऐसा। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ऑन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, फिर आगे देना सर। डिडक्शंस, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से, अंडर चैप्टर 6 से, अदर देन ATCCD सबसेक्शन 2 और 80JJA set of brought forward, set of brought forward loss or depreciation, or depreciation if they relate, if they relate to any of the above deductions, if they relate to any of the above deduction, any of the above deductions, ठीक है। और लिखो सर, सेट ऑफ लॉसेस, सेट ऑफ लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेट ऑफ लॉस भी लिख सकते हो, सेट ऑफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी against income under any other head, etc. Against income under any other head, etc. Any other head, etc. यहाँ तक लिख लिए तो प्लीज मुझे बताना। लिख लिया सर? सबका हो गया? प्रिया, ऋषभ, सोनिता, बोलो। ये सवाल लिखे थे, नोट्स कंप्लीटेड है सर, स्टेप्स के अंदर जो चल रहा है वो नोट्स रेडी हो गया, मैंने जो जहां तक मैंने लिखाया हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को पूरा एकदम ब्लैंक लग रहा होगा कि सर क्या है ये सब, माथा के ऊपर से जा रहा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा जाने दो। कुछ चीजें ऊपर से जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, आज नहीं तो कल, डोंट वरी सर। अच्छा देखो, अब ना मैं आपको 115 BAC बार बार बात कर रहा हूँ, तो उसका टैक्स स्लैब को मैं थोड़ा लिखा देता हूँ, ठीक है। क्या स्लैब है? अप टू 2.5 लाख नील, 2,50,000 का जैसे पुराना में था वैसा यहाँ पर भी है, अप टू 2,50,000 तक नील नॉर्मल ओल्ड टैक्स में था, रेगुलर में था, अभी भी वही है। 2,50,000 से 2,50,000 से 5 लाख का जो स्लैब था, ठीक है, सॉरी, अच्छा ये 80 वाला है ना, इसमें तो कंफ्यूजन हो सकता है, ये उल्टा साइड में जो है वो 80 के साथ कंपेयर किया है, इधर देखो, नॉर्मल में देखो, अप टू 2,50,000 नॉर्मल में नील है, यहाँ पर भी अप टू 2,50,000 नॉर्मल में नील है, लेकिन 2,50,000 से 5 लाख का कितना है सर? 5% का टैक्स है। ये स्लैब यहाँ पर भी है, 2,50,000 से 5 लाख 5% का स्लैब। तो सर यहाँ तक तो दोनों सेम ही है, सेम है ना सर? कहानी में ट्विस्ट अब आता है कि जो 115 BAC चूज करता है उनका
5 लाख से 10 लाख की जगह 5 लाख से 7.5 लाख का स्लैब आएगा। 5 लाख से 7.5 लाख का स्लैब आएगा। और 5 से 7.5 लाख का स्लैब आएगा तो उनका टैक्स लाइबिलिटी क्या बनेगा? माने 5 से 7.5 मैंने 2.5 लाख का डिफरेंस ना, 2.5 लाख का डिफरेंस। तो 2.5 लाख पे कितना रेट कितना है? 10%। 10% का कोई स्लैब आपको ओल्ड सिस्टम पे नहीं था। रेगुलर प्रोविजन जो है उसमें आपको 10% का कोई स्लैब नहीं है। देखो कहीं पर है 5% है, 20% है, 30% है, लेकिन ये 5 से 7.5 के गैप में आपको एक 10% है। माने जो पुराना ये जो 12,500 लेके यहाँ से आप आ रहे थे, ये 12,500 यहाँ पर था। अब 12,500 के साथ और 10% ऐड हो जाएगा, 2.5 लाख का 10%, वरना 2.5 लाख का 10% माने हो जाता है 25,000। तो 25 और 12,500 दोनों मिला के हो जाएगा आपका 37,500। तो फिर नेक्स्ट स्लैब है 7.5 लाख से 10 लाख, और इसके आपका 15% का स्लैब है। लेकिन यहाँ पर कोई 15 का स्लैब है क्या पुराना में? नहीं, इधर है 15% का स्लैब है। मैंने किसी का 7.5 से 10 लाख के बीच का इनकम है तो उनको 15% का एक स्लैब मिलता है। तो 37,500 प्लस 15% ऑफ 2.5 लाख। ठीक है, मैंने ये जो 7.5 लाख से 10 लाख का डिफरेंस अगेन 2.5 लाख है। 2.5 लाख का 15%, तो 2.5 लाख का 15% करोगे और पुराना 37,500 ऐड करोगे तो 75,000 आएगा। फिर 10 लाख से 12,50,000 का गैप है, मैंने 2.5 का एक गैप दिया। 10 लाख टू 12,50,000। तो 10 लाख टू 12,50,000 पुराना जो 75,000 आप यहाँ से लेके आ रहे हो वो तो है ही। ठीक है, साथ में 10 लाख के ऊपर मैंने जो गैप है 2.5 लाख का 20% आएगा। 2,50,000 का 20% मैंने इन दोनों के बीच का। अरे 10 लाख से 2.5 12.5 कितना होता है? हाँ शालिनी, 10 लाख से 12.5 कितना होता है? 2.5 होता है। तो 2.5 के ऊपर 20 मारेंगे, 2.5 के ऊपर 20% का। और जो 75 पहले वाला था वो तो रहेगा ही ना, प्लस करके, और कुछ नहीं। तो फिर ये 75 के साथ अभी ये जो 2.5 लाख के ऊपर 20% आएगा, मैंने सिंपल इतना करो, ये जो 2.5 लाख के ऊपर 20% आएगा कितना आएगा? 50,000 है ना। 50,000 प्लस जो 75,000 पुराना था 1,25,000। ठीक है, इस तरह से सो ऑन सो फोर्थ तब तक चलेंगे जब तक स्लैब अवेलेबल है। देखते हैं कहाँ तक है। 12,50,000 से 15 लाख का भी एक स्लैब दिया है जिसमें आपको 25% का स्लैब देता है। ठीक है, तो पुराना 1,25,000 जो है ये तो रहेगा ही, साथ में ये जो न्यू 2.5 लाख मिला है सर, इसके ऊपर 25% मारेंगे। इसके ऊपर 25% मानेंगे, मैंने 2.5 लाख का अगेन कितना करना है? 25%। तो कितना होगा? 62,500। इसके साथ 1,25,000 का ऐड करेंगे। और जिसका इनकम 15 लाख क्रॉस करेगा उसका इनकम टैक्स आएगा 30%। 15 लाख के ऊपर जितना होगा उसके ऊपर 30%। मैंने अगर 15 लाख के ऊपर किसी का इनकम 16 लाख होता है तो 1 लाख का गैप है, तो 1,87,500 तो पहले से था। ठीक है, अगर मानो किसी ने 16 लाख इनकम किया तो 16 लाख का 30% आएगा। 16 लाख का सॉरी 1 लाख का 30%, हम सॉरी 1 लाख का, मैं मान के चलता हूँ कि 16 लाख इनकम है किसी का, तो उसने एक्स्ट्रा 1 लाख कमाया, तो 1 लाख पे 30% मैंने कितना था? 30,000। ठीक है, तो 30,000 और 1,87,000। समझे सर? इस तरह से ये स्लैब काम करता है। अब जैसे इनकम होगा उस हिसाब से आप बोलोगे सर पुराना के साथ इसका क्या मैंने बेनिफिट क्या है? ये वाला सिस्टम वही लोग यूज करता है जिनका ज्यादा एटीसी एटीयू वाला ज्यादा बेनिफिट नहीं है। यानी यहाँ पर एटीसी से एटीयू का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। माने जैसे मान लो तुम्हारा एलआईसी प्रीमियम जमा कर रहे हो, उसका प्रीमियम का बेनिफिट लेना है। तुम प्रोविडेंट फंड में पैसा रख रहे हो, उसका बेनिफिट लेना है। आपका ऐसा कुछ है नहीं। बेसिकली जो लोग मॉडर्न डे टैक्स पेयर्स है ना, या फिर न्यू कमर है, अभी हाल फिलहाल में जॉब लगा है, ठीक है, उतना पॉलिसी नहीं है, शादी वगैरह उतना हुआ नहीं है, उनके लिए ये वाला स्लैब बेनिफिट देता है। क्योंकि उनका उतना प्लानिंग नहीं है ना, वो तो बस कमा रहा है। तो उसको जितने देखो, सिंपल बात है, कोई बंदा 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% यहाँ तक तो ठीक है, 5 लाख के ऊपर जाने से, तो 5 लाख के 10 लाख के गैप में अगर आपका इनकम है तो आप 20% देना पसंद करोगे कि 10% देना पसंद करोगे? ऑब्वियसली। तो अगर तुम्हारा इनकम 7.5 लाख के अंदर है तो आप क्या बोलोगे? मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए। 10% में तुम्हारा टैक्स कम हो जाएगा ना।
इवन जो जिनका इनकम 7.5 से 10 लाख है वो भी बोलेगा मैं 20% नहीं, मैं 15% में जाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये उनके लिए है जिनका ज्यादा टैक्स प्लानिंग नहीं हुआ है, जो 80C से 80U में ज्यादा डिडक्शन अवेलेबल नहीं कर पाएगा। मैंने मानो LIC में प्रीमियम नहीं भरा, घर में माँ बाबा के लिए मेडिकल इंश्योरेंस नहीं किया, जरूरत नहीं पड़ा अभी उनको, उनको अभी जरूरत नहीं पड़ा है, वो कमा रहा है, लेकिन वो तब ज्यादा टैक्स स्लैब में नहीं है, वो तो कम टैक्स स्लैब में है। 115 BSc नॉर्मली वही लोग यूज करते हैं। इसके बारे में और भी बात करेंगे। ठीक है, चल लिख लो सर, ये स्लैब को पूरा कॉपी में नोट डाउन करो। कहीं तुम लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो सबको? ऋषभ, प्रिया, बोलो सर, लिख रहे हो सर ये वाला स्लैब को? এটা 105। লিখতে হবে? हाँ सर लिखो। नहीं लिखोगे तो फिर बाद में कॉपी चेक करोगे और फिर वहां पर आपको नहीं मिलेगा, तो फिर आप हमें पड़ जाओ। लिखो सर लिखो। मैं भी लिखा रहा हूँ तो आपको रुको, मैं खुद भी लिखा देता हूँ, एक सेकंड। लिखना तो पड़ेगा। क्या क्या लिखो? कुछ नहीं लिखो। टैक्स स्लैब अंडर सेक्शन 115 BSc, और क्या लिखो? ठीक है, क्या लिखोगे? अप टू 2,50,000 मील। सेकंड में क्या लिखोगे? 2,50,000 टू, बेसिकली ऐसे लिखो, 2,50,000 1 से लेके 5 लाख @5%। ये पुराने के साथ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अप टू 5 लाख तक एकदम सेम है। हिल चेंज होता है यहाँ से 3 नंबर 5 से। 5 लाख, 5 लाख 1 से, हाँ सर, 5 लाख 1 से 7.5 लाख, 7.5 लाख, कितना? @10%। फिर 4 नंबर पॉइंट में फ्रॉम, ऐसे मैं ऐसा लिखता हूँ ना, ग्रेटर देन ऐसे करके लिख दो। ग्रेटर देन 7.5 लाख से 10 लाख @15%। बेसिकली ये जो इंडिया का न्यू मिडिल क्लास है ना सर, इनका इनकम तो इस लेवल में चला जाता है ना, तो मिडिल क्लास को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सिस्टम लाया। क्योंकि इस इनकम जोन पे काफी लोग अभी हैं। ये 5 लाख, अप टू 5 लाख तक का संख्या भी है अच्छा खासा, पर ये जो 5 से 10 के बीच में सबसे ज्यादा लोग हैं हमारे देश में, और इनका संख्या बहुत है। 10 लाख के ऊपर का संख्या कम हो जाएगा, यानी एनुअल इनकम 5 to 10 लाख, इस तरह का लोग संख्या में अराउंड 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। टोटल जितना लोग इनकम करते हैं उसमें से 5 से 10 लाख इनकम करने वाले लोगों का संख्या इससे भी ज्यादा, 40% तो कम बोल दिया, इससे भी ज्यादा, इसका यही लोग ज्यादा है। हाँ, 5 लाख वाला, मैंने एनुअल इनकम 5 लाख तक का संख्या मोस्ट प्रोबेबली अराउंड आपका 55 to 60% हो जाएगा। 50% मान के चलो। 50% ऐसे लोग हैं, 40% 5 लाख से 10 लाख, और बाकी जो है वो 10 लाख के ऊपर आपका 10% के आसपास का लोग चला जाएगा। समझ में आ रहा है सर? अच्छा, ग्रेटर देन 10 लाख टू 12,50,000 @20%। ग्रेटर देन 10 लाख से 12.5 हो गया 20%, और 12.5 लाख से 15 लाख
25% और above 15 लाख, greater than 15 लाख @30%। स्लैब सेम मेंटेन करना है, जैसे स्लैब सिस्टम होता है वही मेंटेन करना है, बट 115 बीएससी में आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। स्पेशली जो लोग बीच का इनकम ग्रुप है उनको बड़ा बेनिफिट है ना सर? नहीं तो आपको देखो 10 लाख क्रॉस करने से आपको 30% देना पड़ता था, यहाँ पर 15 लाख क्रॉस करोगे तो 30% देना है। ये बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? पहले 10 लाख 11 लाख 10 लाख क्रॉस करे, 10 लाख 5,000 हो गया तो 30% स्लैब में आ जाओगे। यहाँ पर तुम देखो 30% में आते आते कितना गैप मिल गया, 15 लाख तक तो 30% आ ही नहीं रहा है, 15 लाख क्रॉस करेगा तो 30% आएगा। तो ये इसका इस पर्टिकुलर सिचुएशन का बेनिफिट है जो आजकल पब्लिक उठा रही है। एक साइट है जहाँ पर ना इंडिया में कितना लोग कितना कौन से ग्रुप में आते हैं उसका एक डेटा आता है सर, चेन्नई एक साइट है, चेन्नई डेटाबेस, एक कंपनी है नाम, एक बहुत अच्छा साइट है जो चेन्नई डेटाबेस के ऊपर काम करता है। नॉट दिस वन, ठीक है मुझे साइट याद आएगा ना बताऊंगा, याद नहीं आ रहा है, इतना नाम याद नहीं रख पाते आजकल, याद आएगा तो मैं बताऊंगा। उसमें ना पूरा डेटा मिल जाता है कि इंडिया में किस ग्रुप में कितना इनकम का लोग का ग्रुप का परसेंटेज है। इसमें आपको देश के बारे में एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है कि देश में लोगों का इनकम कैसा है, ठीक है, किस एरिया में कितना है उसका भी डेटा पता चल जाता है। रियल एस्टेट का डेटा पता चल जाता है कि कौन से जगह में जगह का दाम दाम के ऊपर पता कर सकते हो आप लोग कि किस एरिया में लोगों का इनकम ज्यादा है। जहाँ पर प्रॉपर्टी का दाम ज्यादा होगा वहाँ का लोगों का इनकम ज्यादा, जहाँ प्रॉपर्टी वैल्यू लो है मैंने समझ लो कि वहाँ पर लोगों का इनकम कम है। इस तरह से विचार आराम से हो जाएगा। अगर प्रॉपर्टी वैल्यू ज्यादा है मतलब यहाँ पर जनरल लेवल में लोगों का इनकम ज्यादा है तभी दाम ज्यादा है। चेन्नई प्रॉपर्टी साइट याद नहीं आ रहा इसलिए मैं गूगल को ही पूछ रहा हूँ क्या नाम है? चेन्नई डेटा, ऐसा नहीं है, एक साइट है, बहुत अच्छा काम करता है कंपनी। उसका एनालिसिस मैं कभी कभी फॉलो करता हूँ बट मुझे नाम किसी भी तरह से याद नहीं आ रहा। ठीक है मैं जब भी मिलेगा आप बताऊंगा। चलो, कोशिश तो करता हूँ आपको हर चीज बताने का बट हमेशा जब टाइम होता है तो याद ही नहीं आता है। कोई बात नहीं। अच्छा आगे बढ़े सर, आगे बढ़ो और नोट को कंप्लीट करो। सर लिखो सर, क्या लिखोगे? लिखना साढ़े चार्ज would be attracted at the same rates and above the same threshold, माने जो लिमिट था वही है, वही 50 लाख का वही लिमिट है, above the same threshold of total income। माने ऐसा नहीं कि वो चेंज हो गया, and the above the same threshold of total income, of total income। सेम थ्रेशोल्ड ऑफ टोटल इनकम लिखे सर। एज अंडर the regular provisions, as under the regular provision of Income Tax Act, of Income Tax Act 1961. Further, higher education says, sorry मैं health and sorry higher education, health and education says, अरे हम लोग के टाइम पे हायर एजुकेशन बोलता था इसलिए मैं पुराना नाम याद आ गया।
health and education says at the rate 4% would be attracted on income tax, so calculated plus surcharge if applicable. वही सेम बात ही लिख रहे हैं सर, बस क्योंकि पॉइंट के अंदर है थोड़ा तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना सर, इसलिए एक ही बात घुमा फिरा के चल रहा है। इसमें पैरा चल करके एक बात लिखो सर, एग्जामिन द टैक्स लायबिलिटी computed, examine the tax liability computed under regular provisions, under regular माने वही पुराना सिस्टम, हाँ, under regular provision of the act, under regular provisions of the act, examine the tax liability computed under regular provisions of the act, including provision relating to AMT, alternate minimum tax, if applicable, with the tax liability calculated under section 115 BSC. Thereafter देखो, thereafter if the tax liability is lower, as per provisions of under section 115 BSC, then opt for 115 BSC, मतलब जिसका कम होगा उसका अप्लाई करना, देन opt for 115 BSC। दोनों चेक करके देखना है, जो कम होगा वही क्लाइंट के लिए सजेस्ट करेंगे। अब इसमें और एक चीज बताते हैं, नोट करके लिखो, if an individual or HUF having income from PGBP, PGBP माने प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स, ठीक है। अगर PGBP हेड से कोई बंदा इनकम करता है लाइक इंडिविजुअल या HUF, तो उसमें लिखना एक्सरसाइज ऑप्शन टू पे टैक्स, एक्सरसाइज ऑप्शन, एक्सरसाइज माने तो जिनिसটাকে করাটাকে বলছে এক্সারসাইজ করা, ঠিক আছে। exercise option to pay tax under
115 BSE for each previous year. For each previous year, P dot Y करो. For each previous year, he may exercise, पैरा चेंज करके हैं, he may exercise the option in a particular previous year, but may not do so in another previous year. May not do so in another previous year. Depending खत्म नहीं है, depending on whether, आज आप लोगों का हाथ दर्द कर दो, depending on whether or not exceeding, नहीं exceeding नहीं, देखो exercising, whether not exercising the option. हाँ सर, एक्सरसाइज का मतलब होता है कि माने कौन सा लागू कर रहे हो आप. 115 BSE एक्सरसाइज करोगे. एक्सरसाइज माने वो बचपन वाला एक्सरसाइज नहीं, माने बेसिकली यहाँ पर वो काम करने को एक्सरसाइज बोल रहे हैं कि 115 BSE यूज करे कि नॉर्मल वाला यूज करे, उस पर्टिकुलर यूज पे एक्सरसाइज होता है. माने एक एसएससी जब आपके पास आएगा तो एसएससी का कौन सा चीज आपको यूज करना है, तो ये बता रहे हैं यहाँ पर. देखो क्या कहना क्या चाहता है. इफ एन इंडिविजुअल और HUF हैविंग इनकम फ्रॉम PGBP exercise option to pay tax under section 115 BSE for each previous year. मैंने आप हर एक previous year के हिसाब से 115 BSE का जो न्यू टैक्स लैब है वो यूज कर सकते हो. He may exercise the option in a particular previous year but may not do so. वही मैं बता रहा हूँ, but may not do so in another previous year depending on whether or not exercising the option is beneficial to him. Is beneficial to him. अरे जिसका टैक्स पेमेंट है उसको बेनिफिट होगा, हो भी सकता है ना भी हो सकता है, इन रेस्पेक्टिव प्रीवियस, इन रेस्पेक्टिव, इन दी रेस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर, रेस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर. अब इस चीज को देखो, इस चीज को क्या है, इसको अगर पढ़ोगे तो क्या बताता है कि इंडिविजुअल और HUF जिनका भी आप PGBP कैलकुलेशन कर रहे हो, बिजनेस इनकम कैलकुलेशन करोगे. If an individual or HUF having income from PGBP exercise option to pay tax under section 115 BSE for each previous year, हर एक previous year के लिए, he may exercise the option in a particular previous year. वो किसी ना किसी, जैसे माना 22-23 का कैलकुलेशन कर रहे हो, अब 22-23 में आप 115 BSE एप्लीकेबल कर सकते हो. बट मे नॉट डू सो, बट उसको कर नहीं सकता अनदर प्रीवियस ईयर डिपेंडिंग ऑन whether or not exercising option is benefited to him in the respective previous year. अगर किसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में उसको बेनिफिट नहीं होगा तो फिर वो मे बी उसमें उसको अप्लाई ना भी कर सकता है. लेकिन उसमें भी थोड़ा सा सिचुएशंस है कि आप लगातार अगर एक बार PGBP 115 BSE में आ जाते हो ना तो लगातार 3 साल आपको रहना पड़ेगा. ठीक है, इसके ऊपर भी प्रोविजंस है, मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ. एक मिनट रुक जाओ, बस आप 2 स्टेप्स हैं लिख लो सर, काम खत्म हो जाएगा. फिर स्टेप में ही आज टाइम चला गया. बट क्या है ना सर, मैं इसलिए सोचा क्योंकि एक बार ना ये लिखा देना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा लिखा दिया, नहीं तो मैं नॉर्मली तो इतना लिखाता नहीं हूँ. ठीक है, नॉर्मली मेरा इतना लिखाने का आदत नहीं है, मैं खुद भी इतना लिखाना माथा खराब होता है मेरा. इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ज्यादा मैथ्स करा दो, प्रैक्टिस करा दो, एग्जाम्पल्स करा दो. बाकी लेकिन क्या है ना, आप लोगों का आदत खराब होता है बिना लिख के. ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा सोचा कि एटलीस्ट ये टोटल इनकम का पूरा डिटेल्स एक बार लिखा देता हूँ. नहीं तो क्या ना, अभी अगर मैं जो मैं लिखाया इसको मैं सिर्फ समझाता तो मेरा काम जल्दी हो सकता है और सिलेबस भी मैं जल्दी खत्म कर सकता हूँ. लेकिन थोड़ा लिखने का आदत आप लोग करो. मैं आपको थोड़ा सा क्या है ना, मैं थोड़ा सा टेम्पो दे रहा हूँ कि आप जो भी पढ़ोगे उसको घर पे लिखो. मेरा क्लास को सुनते सुनते नोट डाउन करो.
करते हो? नहीं करते? मेरा क्लास सुनते सुनते मैं जब बकबक करता रहता हूँ, ठीक है, उसी टाइम पे आप लोग नोट डाउन क्यों नहीं करते रहते हो? उसी टाइम पे आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि नोट डाउन करने की आदत होने से आपका एग्जाम में स्पीड बढ़ जाता है, सही टाइम पे पेपर को कंप्लीट करने का आदत बन जाता है। नहीं तो आप देखोगे कि क्वेश्चन तो फिर भी जाना पहचाना है, लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ? क्योंकि मेरा लिखने का आदत है, मेरा स्पीड नहीं है। इसलिए घर पे अगर लिखने का आदत है, जैसे मैम का स्पीड तो आप लोग जानते हो, मैम बहुत स्पीड में करते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप लोग मैम के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने का आदत रख सकते हो, एग्जाम में आपको कभी दिक्कत नहीं। और बहुत जरूरी है, सिर्फ जो लोग घर पे बिल्कुल पेन नहीं चलाता, ठीक है, उनको ही दिक्कत होता है। जो अच्छा, आप मुझे बताओ, आपका एग्जाम तो रिटर्न है, तो फिर आप बोलोगे नहीं हमको मैं सब समझ गया, लेकिन भाई तुम्हारे तो हाथ चलाने का आदत ही नहीं है, तो फिर लिखोगे कैसे? फिर बोलोगे सर एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, सारा कंप्लीट नहीं कर पाए। सुनते हैं सर, ऐसे स्टूडेंट के मुंह से सुनते हैं, सर सारा कंप्लीट नहीं करा, क्यों नहीं कर पाया? हम लोगों को तो 2 सेकंड लगता है समझने, क्यों नहीं कर पाए? अगर तुम क्वेश्चन ऐसा होता है ना सर, जो क्वेश्चन में 70 to 80% क्वेश्चन करने लायक होता है, 20% चीजें टफ होता है। जो 20% क्वेश्चन है वो थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, जहां पर आपका थिंकिंग प्रोसेस काम करेगा और ज्यादा सोचना है, वहां पर शायद तुम्हारा पेन 2 मिनट के लिए रुक सकता है। लेकिन बाकी 70-80% का एरिया ना, जाना पहचाना चीज ही आएगा, जो क्लास में बात करते हैं सही चीज आएगा, तो वहां पर तो पेन नहीं रुकना चाहिए। तो वहां पर भी अगर पेन रुकता है, इसका मतलब लैक ऑफ प्रैक्टिस। और स्पेशली जब लॉ का पेपर दे रहे हो, टैक्स का पेपर दे रहे हो, जहां पर आपको मैथ्स भी करना है, साथ में लिखना भी है, वहां पर तो और स्पीड चाहिए। और अकाउंट्स में भी आपको देखो, आपको वहां पर पूरा फटाफट, अकाउंट्स कॉस्टिंग में क्या है, कॉस्टिंग में स्पीड से भी ज्यादा कैलकुलेटिव पावर चाहिए। तुमको फटाफट कैलकुलेट करना है और उसके हिसाब से करना है। और अकाउंट्स में आपको फटाफट उसका फ्रेम बनाना है, और फ्रेम बना के डेबिट क्रेडिट को पुट करना है, और उसको टैली करना है। तो स्पीड तो हर एंगल से आपको चाहिए। इसीलिए मैम के क्लास में तो मैं बताऊंगा कि आप लोग मैम के साथ अगर एट फर्क हो जाते हैं, तो आप समझ लो क्या, तो बिल्कुल। अब मेरा एक्चुअली क्या है, मैं चाहूँ तो हर चीज दिखा सकता हूँ, लेकिन ऐसा करूंगा तो 2 साल में सिलेबस खत्म नहीं, क्योंकि इतना लॉ लिखाऊंगा तो पागल, किताब देखे वो सर लॉ का, इतना लॉ कैसे लिखाऊं? इसलिए मैं चाहता हूँ कभी कभी कि लिखाऊं, लेकिन इतना लिखाने से फिर, लेकिन इसलिए कुछ जिम्मेदारी आप लोगों को भी लेना चाहिए, कि नहीं कि सर जो लिखाते हैं उसको घर पे हम लोग लिखे लिख के प्रैक्टिस करें। और मैं बोलता रहता हूँ क्लास में कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आप लिखो, मुझे कॉपी दिखाओ, दिखाते नहीं है कोई। चेक करवाना मुझे नेक्स्ट दिन, ये सारा नोट डाउन है कि नहीं, हर चीज चाहिए मुझे, पेंडिंग नहीं चाहिए। अच्छा, स्टेप 14 लिखो, क्रेडिट फॉर एडवांस टैक्स, TDS TCS। सर ये क्या है? सर ये भी एक तरह का टैक्स है, जो बेसिकली आप, हम लोग जब टैक्स पे करते हैं ना, तो जैसे कुछ बिजनेस है जिनके लिए ना एडवांस टैक्स मैंडेटरी है, जिनका टर्नओवर हाई लेवल में चलता है, कंपनी के केस में एडवांस टैक्स मस्ट है। एडवांस टैक्स का मतलब होता है कि जिस साल का टैक्स उसी साल का टैक्स पे करना। मैंने 22-23 खत्म नहीं हुआ, पता नहीं है कितना टैक्स होगा, लेकिन आपको लास्ट ईयर के हिसाब से हिसाब करके एक टैक्स दे देना है। अब अगर ज्यादा पे कर दोगे तो गवर्नमेंट आपको बाद में रिफंड करेगा, और अगर कम पे करोगे तो गवर्नमेंट आपको डिमांड नोटिस भेजेगा, फिर आपको एक्स्ट्रा जो भी बाकी रहेगा वो देना पड़ेगा। लेकिन आपको देते हुए चलना है, हर क्वार्टर में देते रहो, हर क्वार्टर में देते रहो। उसको एडवांस टैक्स कहते हैं। इसी साल का टैक्स इसी साल में, नॉर्मली क्या हम लोग क्या जानते हैं, एडवांस माने, नॉर्मल टैक्स क्या होता है, प्रीवियस ईयर में कमाओ, असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करो। लेकिन एडवांस टैक्स क्या कहता है, प्रीवियस ईयर में इनकम करो, प्रीवियस ईयर में ही टैक्स दे देते थे। सर कैसे? लास्ट ईयर की इनकम के हिसाब से एजम्पशन करके आपको पे करना पड़ेगा। TDS TCS भी एक तरह का एडवांस टैक्स ही है। बहुत सारा टैक्स ऐसे होते हैं जिनका टैक्स आपको पहले ही दे देना पड़ता है, मैंने जैसे सैलरीड लोगों को, कई बार ऐसे होते हैं कि वो टैक्स काट के उनका सैलरी पेमेंट होता है। ठीक है, कभी कभी देखना, जैसे लॉटरी का टिकट जीतते हो तो टैक्स काट के आपका टिकट का बाकी पैसे, मैंने जो भी विनिंग को अमाउंट आपको देता है, ऐसे बहुत सारी जगह में आपका टैक्स लेके आपको पेमेंट किया जाता है।
तो उसको टीडीएस बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। वही टैक्स है जो नॉर्मल टैक्स है। तो अगर आपका टीडीएस टीसीएस होता है ना, तो उसका क्रेडिट बाद में हम लोग ले सकते हैं। यानी एक ही काम के लिए बार बार टैक्स नहीं देना है। तो अगर पहले कोई टैक्स दे चुके हैं ना, तो उसका बेनिफिट लास्ट में एडजस्ट कर सकते हैं। यही सब चीज सीखना है इस टोटल इनकम के कैलकुलेशन का जो चैप्टर मैंने अभी उठाया ना, इसमें ही जब चीजें बात करना है कि कैसे पूरा एक कंप्लीट टैक्स कॉन्सेप्ट बनता है। लास्ट स्टेप सर, स्टेप 15। টিসিএস এর ফুল ফর্মটা কি? टीसीएस এর ফুল ফর্ম হচ্ছে टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अच्छा लिख लो, जैसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, वैसा टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स भी होता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स माने डिडक्ट करके पेमेंट किया जाएगा, और कलेक्टेड एट सोर्स माने जो रिसीव कर रहा है ना, वो टैक्स कलेक्ट करेगा, आपके सोर्स से ही कलेक्ट करके रख लेगा, फिर बाद में गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, मैं डोंट वरी, ये सब चैप्टर के अंदर है, पढ़ाऊंगा। ये टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स एक कंप्लीट चैप्टर है एक साथ। उसको पढ़ाने से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन हाँ अभी हम लोग टोटल इनकम के इसका यूज सीख जाएंगे। टीडीएस टीसीएस क्वेश्चन में रहने से क्या करना है ये समझ जाएंगे, लेकिन टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स का प्रोविजंस का डिटेल्स वो चैप्टर पढ़ने से क्लियर। सो डोंट वरी फॉर एनीथिंग। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में वरी मत होना। जो भी मैं लिखा रहा हूँ शायद सब चीज के बारे में आपको पता नहीं, लेकिन अगर आप रेगुलर क्लास करोगे एक एक करके आपको सारा बात समझ में आएगा। बस रेगुलरिटी मेंटेन करना सर। एक दिन करोगे 5 दिन बाद टैक्स पढ़ोगे, टैक्स का आगा पीछा कुछ नहीं समझ में आएगा। आगा पीछा समझते हो ना, तो सामने समझ में आएगा ना तो पीछे समझ में आएगा, क्योंकि टैक्स इतना वास्ट टॉपिक है सर। ऐसे नॉट जस्ट टैक्स, किसी भी टॉपिक को समझना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अकाउंटेंसी वगैरह में क्या है, नॉर्मली स्टूडेंट का एक प्रायर पुराना नॉलेज होता है 11-12 लेवल, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कनेक्टिविटी जोड़ लेता है। अच्छा, इसी तरह से डेबिट क्रेडिट पीएल बन रहा है, बैलेंस शीट बन रहा है, लेकिन इनकम टैक्स तो एक कंप्लीटली एक आउट न्यू वर्ल्ड है सबके लिए। इनकम टैक्स में किसी को इतना स्कूल लेवल में पढ़ाया नहीं जाता, एक्सेप्ट बंगाल बोर्ड में थोड़ा सा है। बंगाल बोर्ड में इनकम टैक्स चूज करने का मौका होता है 11-12। ठीक है, तो छिलो इसका था। तो ऐसा नॉर्मली बाकी भारत में नहीं है, किसी का नहीं है। ना तो सीएस का है, सॉरी आईसीएससी का है, ना तो सीबीएसई का है, किसी का नहीं है। बंगाल बोर्ड को भी नहीं देना चाहिए था। स्कूल लेवल में लोग बच्चे लोगों को क्या समझ में आता है इनकम टैक्स, कुछ समझ में नहीं आता। हाँ वही, मेरे हिसाब से नॉट नेसेसरी। उल्टा इकोनॉमिक्स पढ़ाओ, छिलो बात तब ठीक है। তাহলে কি ছিল না তো অ্যাকাউন্টস, সেটা ভালো করেছিস। इकोनॉमिक्स काम का पेपर है। नहीं, बहुत लोग क्या करते हैं कॉस्ट टैक्स ले लेता है बंगाल बोर्ड में और इकोनॉमिक्स नहीं लेता है। तो इकोनॉमिक्स अगर बचपन में नहीं सीखोगे तो बाद में मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर इनकम टैक्स ये सब तो सिर्फ एक सिस्टम है, ये धीरे धीरे जब पढ़ेगा बंदा वो सीख ही जाएगा प्रैक्टिस करते करते। ऑब्वियसली थोड़ा क्रिटिकल है, इतना आसान नहीं है। तभी मैं इनकम टैक्स जीएसटी के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ टाइम लो। बहुत लोग बोलते हैं नहीं सर मेरा एग्जाम, नॉर्मली क्या होता है प्रोफेशनल प्रोग्राम 6-6 महीने का लोग पढ़ते हैं ना, तो वो सोचता है कि मैं 6 महीने में पूरा इनकम टैक्स कर लूंगा। अरे पागल, इनकम टैक्स जीएसटी कम से कम 10 महीना 12 महीना पढ़ना चाहिए। प्रायर प्रिपरेशन चाहिए, तब जाके वन चांस में एग्जाम क्लियर होता है। लोगों को लगता है नहीं 6 महीना पढ़ेंगे, आधा मैं तो पढ़ा दूंगा, रिकॉर्डेड दे दूंगा, लाइव क्लास दे दूंगा। आपके दिमाग में आपको उतना सारा चीज कैसे घुमाओगे आप। इसलिए जिनका ग्रुप 2 में इनकम टैक्स होता है, जैसे सीएस के केस में ग्रुप 2 में इनकम टैक्स है, मैं बोलता हूँ ग्रुप 1 के साथ साथ पढ़ते रहो। पहले नहीं था सीएस में, पहले उनका भी ग्रुप 1 में ही था, बट इसलिए पढ़ना चाहिए। एक तो आदत बनना बहुत जरूरी है, और इनकम टैक्स ऐसे ही बहुत फास्ट है। और देखो अल्टीमेटली पास तो दोनों ग्रुप ही करना है, बिना दोनों ग्रुप पास करके तो कोई फायदा नहीं है। तो फिर इतना कहे सोचना। ठीक है, पढ़ते रहो। पढ़ते रहो, जैसे वो पहरादार होता है ना, क्या बोलते हैं, जागते रहो। ठीक है, जो घर में घर के सामने पहरा लगाता है ना, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, जागते रहो, ऐसा हम लोग बोलते हैं, पढ़ते रहो। स्टेप 15 कंप्लीट करो, फिर आज घर चलो। आज और न्यू कुछ मैथ्स नहीं कराएंगे। ओ, इधर में लिखना भूल गया। एक सेकंड, स्टेप 15 नहीं, स्टेप 14 में एक पॉइंट लिखना भूल गया।
कभी कभी अच्छा सुबह से थोड़ा गलती हो रहा है मेरे से, है ना? इसके पहले वाला क्लास में भी मैं बहुत सारा चीज भूल रहा था। लिखो, इसमें लिखो टैक्स पेबल। एक्चुअली क्या होता है, जब टैक्स पेबल अमाउंट होता है ना, आपका जो टोटल टैक्स लायबिलिटी होगा, ठीक है, जो टोटल टैक्स पे लास्ट दिन एक क्वेश्चन किए थे ना, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किए थे, तो आपका जो टोटल टैक्स लायबिलिटी होगा, यहाँ से आपका टीडीएस अगर पुराना दिया हुआ है ना, उसका पेपर होता है आपके पास, ओरिजिनल बात करो। रियल में क्या होता है, अगर मानो आपका पुराना कोई टीडीएस काटा है किसी चीज में, पुराना मैंने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन था जिसमें टीडीएस काट लिया, तो अगर आपने पुराना टीडीएस उसमें काट लिया ना, तो नॉर्मल इनकम के अंदर ये चीज था। लेकिन बाद में टीडीएस जो आपने दिया ना, उसका पेपर तो आपके पास है कि मैंने टीडीएस दिया, तो वो बेसिकली आपको अटैच करना है रिटर्न फाइलिंग करने के टाइम पे। और ये टीडीएस आप यहाँ पे फिर से माइनस करो, मैंने जो ऑलरेडी, क्योंकि आपने ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो ना, तो उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, इसी के लिए बोलते हैं। तो टोटल जितना टैक्स लायबिलिटी आपका होगा, 5 लाख 10 लाख जितना है, मानो आपका 2 लाख का टैक्स लायबिलिटी है, 2 लाख में से अगर मानो पहले आपका 10,000 का टीडीएस काटा हुआ है किसी इनकम के ऊपर, तो वो टीडीएस का आप माइनस कर, क्योंकि एक ही चीज के ऊपर दो दो बार 3 3 बार 2 बार टैक्स नहीं देना है, इसीलिए गवर्नमेंट पहले ले लेता है, इनकम काउंट करने के टाइम पे बोलते हैं काउंट कर लो, और लास्ट में बोलता है पहले टैक्स दे चुके हो इस चीज में, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी से माइनस करो। सिमिलरली टीडीएस के लिए भी, सिमिलरली टीसीएस के लिए भी, और सिमिलरली एडवांस टैक्स पेड के लिए, जो भी आपका एडवांस हो चुका है उसका क्रेडिट आपके पास अवेलेबल रहेगा, और आप उसका क्रेडिट ले सकते हो। ठीक है, डोंट वरी, कल का क्लास पे क्वेश्चन करवाएंगे ना, पूरा मजा आ जाएगा। आज मैं समझ सकता हूँ आज का क्लास मजा नहीं होगा, क्योंकि आज मैंने सिर्फ नोट लिखाया, समझाया नहीं। तो कल जब मैं समझाऊंगा ना सारा पॉइंट जो भी लिखाया, तो मैं गारंटी देता हूँ सर, मजा बिल्कुल आएगा। नहीं, ऑब्वियसली पढ़ के अगर मजा नहीं आया तो पढ़ाई बेकार है। कभी कभी ये लॉ टैक्स थोड़ा बोर कर देता है। अच्छा, टैक्स पेएबल और टैक्स रिफंडेबल। देखो, टैक्स पेएबल और टैक्स रिफंडेबल, ये जो पेएबल और रिफंडेबल का बात क्या है, कि अगर आपका पेमेंट बाकी है तो पे करना पड़ेगा। पेएबल मैंने मेरे को पे करना है, मैंने किया नहीं अभी तक। और रिफंडेबल मैंने पे कर दिया, ज्यादा पे कर दिया, तो गवर्नमेंट मेरे को रिफंड करेगा। तो इसमें भी 2 3 पॉइंट है, लिखो। टैक्स पेएबल शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। The SSC has to pay the amount of tax payable, इसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। मैंने आप खुद अपना टैक्स सेल्फ असेस करने, मैंने सेल्फ कैलकुलेशन करके पे कर सकते हो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न। दिखाऊंगा कल। आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स गवर्नमेंट के घर में जमा कर सकते हो जब आप रिटर्न फाइल करोगे। कहाँ करोगे, ये वाला साइट के थ्रू से ही होगा, ये रिटर्न फाइल का ही साइट है। ठीक है, तो आप सेल्फ असेसमेंट कर दिए। अगर सेल्फ असेसमेंट करने के बाद फिर एक पॉइंट आता है सर, इफ एनी रिफंड इज ड्यू, मैंने अगर आपने एक्स्ट्रा दे दिया, इफ एनी रिफंड इज ड्यू, एसएससी विल गेट, एसएससी जिसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन हो रहा है, एसएससी विल गेट द सेम
after the filing of return of income, after the filing of return of income. बस एक्स्ट्रा दे दोगे तो गवर्नमेंट आपको रिफंड करेगा, और कम दोगे तो गवर्नमेंट आपसे डिमांड नोटिस भेजेगा। ये है 15 स्टेप्स। ये 15 स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो किसी का भी इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये 15 स्टेप्स ऐसा नहीं कि 2 दिन में कवर हो जाएगा। हाँ, जिनका अगर पुराना चैप्टर कंप्लीटेड है वो क्या कर सकता है, जैसे मानो 5 हेड कंप्लीटेड है, ठीक है, या फिर रेसिडेंशियल से कंप्लीटेड है, तो उनके लिए क्या हो, उसका लिए सुविधा हो जाएगा कि वो हर एक चैप्टर को कनेक्ट कर पाए। और जिनका हेड्स कंप्लीटेड नहीं है या फिर बेसिक्स कंप्लीटेड नहीं है, वो बस एक बार प्रोसेस अभी देखता जाएगा कि ऐसे 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 होता है। फिर हर एक टॉपिक के ऊपर डेप्थ लेना है, हर एक टॉपिक के ऊपर डेप्थ लेना है कि मुझे हाउस प्रॉपर्टी अभी तो आधा अधूरा समझ में आएगा, कोई बात नहीं, आने दो। जब हाउस प्रॉपर्टी पूरा पूरी समझ जाओगे, मैंने अभी भी समझ में आएगा लेकिन अभी डेप्थ में समझ में नहीं आएगा। कोई अगर सिर्फ टोटल इनकम कंप्लीट करके ना, जैसे मेरे को बदकिस्मती से एक टीचर मिला था, तो टैक्स थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, तो कुछ दिन क्लास करने गए, तो उनके पास जाए तो ना सिर्फ ऐसे टोटल इनकम कुछ करा के 2 महीने में पूरा सीए का सिलेबस कंप्लीट करके बोल रहे सब हो गया, ठीक है। फिर हम लोग भी सोच रहे हैं हाँ सब हो गया, फिर रट रहे हैं, अरे भाई हम लोग भी तुम्हारे जैसे हालत में थे ना। तो फिर हम लोग सोच रहे हैं सब हो गया, हाँ सब स्टूडेंट लोग भी, सब दोस्त लोग भी बोल रहे हैं सब कंप्लीट है एकदम, सब कुछ एकदम। फिर एग्जाम में तो जब बैठ रहे हैं तो क्या हो रहा है ना, सब कुछ तो करके आए हैं, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। सिलेबस खत्म है, उन्होंने बस प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बस प्लस माइनस करा के सब सॉल्व करवा दो, कुछ समझाया नहीं कि क्यों प्लस हो रहा है, क्यों माइनस हो रहा है, पीछे का प्रोविजंस क्या है, कुछ नहीं बोला। और जब भी पूछते थे प्रोविजंस को समझाने के लिए, तो बोलते थे कि अरे वो तो किताब पे पूरा नोट्स दिया हुआ है, पढ़ लेना। अरे अगर वही अब उस एज में तो समझ में उसको लगता है क्या टीचर जो बोल रहे हैं वही होगा। फिर हमको क्या लग रहा है कि मैंने नहीं पढ़ा इसलिए मुझे नहीं हुआ, सर तो सबने सब कुछ करा दिया था। प्रॉब्लम देखो, टीचर तो स्टूडेंट नॉर्मली टीचर को कभी भी संदेह नहीं करते नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली नहीं करता है, एक आध संकी का बात अलग है, ठीक है। तो संकी लोग तो जिंदगी में प्रॉब्लम ही, टीचर ना कभी भी नहीं होता कि आप किसी कभी भी जिसके पास आप सीखने जाते हो उस पर आप संदेह करोगे तो फिर आपका हालत क्या होगा, अब जिंदगी में हमेशा वही हालत में रहोगे। तो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग भी एकदम पूरा फुल फोकस के साथ सीख रहे थे, बट क्या प्रॉब्लम हो कि वो टीचर बेसिकली शॉर्टकट कर रहा था, तो जल्दी सिलेबस खत्म करने के चक्कर में हम लोग को शॉर्टकट में डाल दिया था, और शॉर्टकट के चक्कर में हम लोग को लग रहा है कि सब हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि इस तरह से टैक्स पढ़ाई नहीं जाता, मतलब टैक्स पढ़ने का ये सिस्टम है ही। टैक्स को पढ़ा जाता है प्रोविजंस के साथ, पहले प्रोविजंस और साथ में प्रैक्टिकल, लेकिन सिर्फ प्रोविजंस पढ़ाते जाएंगे स्टूडेंट बोर हो जाएगा। इसलिए मैं भी स्टार्टिंग में क्या करता था, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया 7-8 साल पहले, तो मैं पहले ना प्रोविजन ही कराता था फिर प्रैक्टिकल करता था, फिर पता चलता था कि नहीं इसमें स्टूडेंट को दिक्कत ही हो रहा है कि वो प्रोविजन पे पूरा, जैसे आज का क्लास देखो, आज मैं सिर्फ प्रोविजन लिखा है, आप लोग बोर हो गए, मैं खुद बोर हो गया। हाँ होता है ऐसा। अब मानो रोज मैं प्रोविजंस कराऊंगा फिर एक दिन प्रैक्टिकल कराऊंगा तो फिर आपको ना मजा नहीं आएगा। इसलिए मैं आजकल क्या करता हूँ, थोड़ा मिक्स करता रहता हूँ। देखना आप लोग जो लोग पहले से क्लास कर रहे हो कि एक एक करके कुछ प्रोविजंस करता हूँ, फिर बीच बीच में क्वेश्चन ले लेता हूँ, बीच बीच में क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसमें क्या होता है एक बैलेंस बना रहता है। लेकिन अगर आप टोटली हम लोग प्रोविजंस को इग्नोर करेंगे और सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, फिर आप भी गए हम भी गए। इसलिए प्लीज फोकस करिए, चीज क्या है समझ में धीरे धीरे आए, ठीक है, ज्यादा टेंशन ना ले। एक टाइम आएगा कुछ लोग ना प्यार कर लेते हैं इनकम टैक्स को, यानी उनको पसंद आ जाता है। कुछ लोग लगता है इतना वास्ट चीज है समझ में नहीं आता, लेकिन क्या कर सकते हैं। और एक चीज क्या है कि आप लोग एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, आप लोगों के लिए ना इनकम टैक्स एक कैश काउ है। कैश काउ समझते हो, जो गाय दूध देता है वो उस गाय का अलग ही सम्मान होता है घर पे, क्योंकि उससे घर का पेट भी भरता है और जो एक्स्ट्रा होता है उसको बेच के पैसा भी कमाते हैं। तो अकाउंटेंट तो आपको मिल जाएगा, गली गली में मोटा मोटी अकाउंट्स का काम तो कर देगा, ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स जीएसटी का काम हर कोई नहीं कर पाता। इसलिए जब आप लोग प्रैक्टिस करना चालू करोगे, अगर आपको इनकम टैक्स जीएसटी में ग्रिप होगा ना, तो आप बाकी लोगों से आगे रहोगे, अपने ही कॉम्पिटिटर से आगे रहोगे।
क्योंकि सबको इनकम टैक्स जीएसटी इसलिए कि कैश फ्लो है। जो चीज जितना बोरिंग लगता है जिंदगी में वही चीज उतना काम में आता है। समझ में आ रहा है सर? चलो कोई बात नहीं, बाकी डिस्कशन कल करते हैं, कल इसी टाइम पे ऑफलाइन पे, ठीक है सर? ऑफलाइन आ सर, जो लोग ऑफलाइन आ सकते हो, जो बिल्कुल नहीं आ सकते उनको मैं नहीं बोलूंगा जो दूर में है, पर जो आ सकते हो प्लीज ऑफलाइन आओ और आके क्लास करो। ठीक है सर, थैंक यू, फिर बाय, कल मिलते हैं। बस बाय सर।